हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर का चौथा यूनिट जिसका नाम है संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 10 नंबर का है और हम दोस्तों सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे इस यूनिट में आप 10 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है संविधान क्या है, परिभाषा के तौर पर हमें याद करना है। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर वहाँ की शासन प्रणाली स्थापित होती है और जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश का शासन व नागरिक कार्य करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए संविधान की दोहरी भूमिका है, वह किसी राष्ट्र के सामने कुछ सामूहिक उद्देश्य निर्धारित करता है और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किए जाए यह भी निर्धारित करता है। संविधान को मुख्य दो उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। पहला उद्देश्य है संविधान को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और क्षमता तथा बंधुता प्राप्त करने तथा बढ़ाने के लिए कैसा गणराज्य हो, कैसी न्याय व्यवस्था हो, कैसे स्वतंत्रता हो, कैसा बंधुता हो, वह सभी इसकी उद्देशिका में बताया गया है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के। इसमें पहली विशेषता है देखिए संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। चौथी विशेषता है कठोर व लचीला संविधान। पांचवी विशेषता है संघात्मक तथा एकतात्मक शासन। छठी विशेषता है वयस्क मताधिकार। सातवीं विशेषता है मौलिक अधिकार। आठवीं विशेषता है लिखित व विशाल संविधान। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। सातवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें मेंशन किया गया है कुछ बिंदु: बंदी, प्रतिषेधन लेख, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। समता या समानता के अधिकार में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के साथ में राज्य भेदभाव नहीं करेगा या राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भी भेदभाव करने से रोकता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करने में समानता का निर्वहन करता है। विद्यालय में प्रवेश के समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। विद्यालय में रोजगार के अवसर प्रदान करने में समानता होती है। अतः शिक्षा इस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से समानता के अधिकार में कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बोलने या अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। विद्यार्थी अपने विषय चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः स्वतंत्रता का अधिकार सभी को होता है, यह शिक्षा हमें बताती है। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही व्यक्ति समझ पाता है कि उसका शोषण हो रहा है या उसको कहीं पर दबाया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अतः शिक्षित व्यक्ति को कोई भी शोषण नहीं कर पाता, दूसरों को भी शोषित होने से बचाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए विद्यालय में विद्यार्थी को सभी धर्मों पर आधारित त्योहारों को मनाया जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होती, परंतु किसी भी धर्म को स्वीकारने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसको प्रोत्साहित करने का अधिकार है। अतः शिक्षण संस्थानों में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी को इक्वली नज़र से देखा जाता है, सभी के साथ में इक्वली व्यवहार किया जाता है। इसके बाद में पांचवा अधिकार क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षण संस्थाओं द्वारा नागरिकों के हर वर्ग की अपनी विशिष्ट संस्कृति, अपनी विशिष्ट भाषा, अपनी विशिष्ट लिपि आदि की रक्षा हो रही है। धार्मिक तथा भाषिक रूप से अध्यापकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था को स्थापित करने तथा उसकी व्यवस्था करने का अधिकार होता है। शिक्षा द्वारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रखवाली तथा उसका विकास भी किया जा रहा है। इस तरह से आपको कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला अधिकार यहाँ पर आता है छठा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संविधान में भी वर्णित किया गया है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा या उसकी चल अचल जो संपत्ति है उस पर सार्वजनिक अधिकार नहीं किया जाएगा जब तक सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। अगर आपने देखा होगा कि आपकी ज़मीन में से रोड निकल रही है या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उधर आ रहा है, तो सरकार के द्वारा आपकी ज़मीन के लिए आपको मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार आपको है, आपकी ज़मीन के लिए कोई भी आपको ज़मीन को हथिया नहीं सकता। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया। फलस्वरूप अब इसे मौलिक अधिकारों में नहीं गिना जाता। सातवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखिए इस प्रकार का अधिकार संसद के कानून द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय निम्न लेख जारी करने का अधिकार रखते हैं, जिनमें कुछ बिंदु मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह लेख उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय के सम्मुख किसी को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने बंदी याचिका प्रस्तुत की गई हो। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, यह आदेश प्राय सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
प्रतिषेध लेख, इस लेख का प्रयोग ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को उसके अधिकार अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए किया जाता है। अगला है उत्प्रेषण लेख। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से सूचित करना। यह लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस आज्ञा से। यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय यह अनुभव करे कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसका उसे कानून की दृष्टि से करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो फिर उसको नोटिस जारी किया जाएगा अधिकार परीक्षा का कि किस आज्ञा से आप ये काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। मौलिक अधिकारों में यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हटा देने पर भी सभी अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संकट की घोषणा किए जाने पर सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त की जा सकती है तथा अधिकार भी स्थगित किए जा सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार थे दोस्तों, 7 प्रकार के अधिकार, जिनमें से 2 को हटा दिया गया है, बट 5 अभी भी वहाँ पर हैं। और अगर आपको इनके बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता की अवधारणा यूनानी नगर राज्यों से प्रारंभ हुई। नागरिकता व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर संबंध को दर्शाती है, जिसके अनुसार व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है तथा राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है और राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की अब हम बात करते हैं। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा कर्तव्य की हम बात करते हैं देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी कि कोई भी इमरजेंसी का आती है तो फिर तत्पर रहें देश की सेवा करने के लिए। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों को समरसत्ता के समान भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, सभी में भाईचारा बना रहे। छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां कर्तव्य है प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, प्राकृतिक पर्यावरण आता है, तो उसकी रक्षा करें, वन्य जीवों की रक्षा करें। और आठवां कर्तव्य है सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो ये कुछ कर्तव्य आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में। इसमें देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले संघ सूची के बारे में। इस सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है या फिर राज्य सरकार के कानून ही लागू होते हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं। अगर आपको प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है या कौन सी संघीय सूची में शामिल है, तो फिर आपको 4 ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछेगा, तो समवर्ती सूची आपको ध्यान रखना है। इस तरह से छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी या शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। तो देश में शिक्षा की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है, इस सवाल को लेकर के काफी विवादों के बाद में 1950 में तय किया गया कि इसकी प्रमुख जो जिम्मेदारी रहेगी राज्य सरकारों को दी जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा देश विविधता भरा देश है, जिसमें केंद्र से पूरे देश के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। पूरे देश से अगर व्यवस्था नहीं संभाली जाएगी तो फिर क्या करा जाएगा, केंद्र व राज्य स्तरीय व्यवस्थाएं क्या करेगी उसके लिए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के मामलों के लिए एक मंत्रालय बनाया है, जिसका नाम क्या रखा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। ये मंत्रालय बनाया और इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT बनी हुई है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा व पाठ्यक्रम बनाती है। और इसके बाद में देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत समय समय पर देश भर में शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले SAS कार्यक्रम चलाया गया था, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, और उसके पहले भी एक NAS कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बच्चों का टेस्ट सर्वे लिया जाता था। उसमें चेक किया जाता था कि बच्चों का किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं या किस तरह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो वो कुछ सर्वे हो रहा था, तो उसको लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। जैसे वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, SASA, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इनके बारे में कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं केंद्र के इन ढांचों का अनुकरण करते हुए
राज्यों में भी शिक्षा मंत्रालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि स्थापित किए गए हैं। राज्य की भी अलग व्यवस्था तैयार करी गई है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं संविधान में भाषा और राजभाषा के बारे में भी बिंदु आपको याद रखना है। भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार की है। हिंदी वैज्ञानिक सरलतम भाषा, भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा है। केंद्र के सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा हिंदी को ही राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा के बारे में कुछ बिंदु और जानते हैं कि राजभाषा क्या होती है। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि राजकार्य या शासन के कार्यों के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। अतः प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा होती है, जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है मानवाधिकार आयोग के बारे में। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। इसमें देखिए, किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असली पहचान होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है, इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसमें लोगों के जो अधिकारों का हनन हो रहा था, अधिकारों के विरुद्ध हो रहा था काम, तो अधिकार उनको दिलाने के लिए ये गठन किया गया इस मानवाधिकार आयोग का। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिकता अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है। इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। इसका प्रश्न भी आपको याद रखना है। इसमें देखिए पहला बिंदु है भारतीय संविधान अपने 14वें अनुच्छेद में जहां देश की सभी महिलाओं तथा पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है पहला अधिकार कि समान अधिकार महिला और पुरुषों को प्राप्त है। दूसरा अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 15 में, लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। स्त्री और पुरुष को समान समझा जाए। देखिए समान अधिकार और समान अवसर, और साथ में ही लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। तीसरा अधिकार है अनुच्छेद 15 के तीसरे बिंदु में, राज्य को महिलाओं के हित के लिए अलग से नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगर राज्य में महिलाओं के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ राज्य एक्शन ले सकता है। इसके बाद में अगला अधिकार है इसी तरह से 39वां अनुच्छेद आजीविका के समान अवसर, समान काम करने के लिए वेतन देने का निर्देश राज्यों को देता है। अगला अधिकार है अनुच्छेद 42 में, राज्यों को काम करने के लिए योग्य, उपयुक्त एवं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश भी देता है। अगला अधिकार है इसी तरह अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे किसी भी ऐसे कार्य से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो, यानी कि किसी भी तरीके से महिलाओं को ठेस पहुंचाता हो। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो महिलाओं को प्राप्त। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस चौथे यूनिट में ध्यान रखना है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई है, सारे बिंदुओं को आपने ठीक से समझ लिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, वहाँ से दोस्तों आप यूनिट वाइज सारी वीडियोज़ को देख करके अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट नोट्स की पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे थे, तो पीडीएफ आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको वीडियो से ही तैयारी करनी है। जिनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अलग चार्जेस हैं, चार्जेस के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर रखा है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पास टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।